नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपैक प्रोजेक्ट को 10 साल हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए दोनों पड़ोसी भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहा है। अब चीन और पाकिस्तान सोमवार को इसके दूसरे चरण को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। ये सहमति चीनी उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग की पाकिस्तानी नेताओं के साथ बैठक के बाद बनी है। हे लिफेंग चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी है। बता दें आपको कि उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ औपचारिक बातचीत की है। इसके अलावा सीपैक के 10 साल पूरे होने पर एक खास कार्यक्रम में भाग लिया गया। ये प्रोजेक्ट अब पीओके से होकर गुजरता है, इसीलिए भारत शुरू से ही इसका विरोध करता रहा है। बता दें, लेकिन भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान और चीन इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। पीओके पर चीन और पाक की साजिश जारी है। भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान और चीन सीपैक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान और चीन ने पीओके से होकर गुजरने वाली अरबों डॉलर की महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर परियोजना के तहत सहयोग बढ़ाने और उसमें तेजी लाने के लिए सोमवार को 6 महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग सीपीईसी के 10 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित हस्ताक्षर समारोह में शामिल हुए। पाक प्रधानमंत्री शरीफ ने इस मौके पर कहा कि जिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं उनका उद्देश्य पाकिस्तान और चीन के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हालांकि सीपीईसी का भविष्य अधर में लटका नजर आ रहा था, लेकिन चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग की यात्रा के बाद दोनों पक्ष मेगा प्रोजेक्ट के अगले चरण को शुरू करने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए दोनों पक्षों ने 6 एमओयू पर हस्ताक्षर किए। कई वर्षों से रुके एक रेल प्रोजेक्ट को भी बनाने पर दोनों देश सहमत हुए। इमरान खान के पीएम पद से हटने के बाद प्रोजेक्ट में तेजी आई है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपैक कहने को तो पाकिस्तान की तरक्की में योगदान देने के लिए था, लेकिन इसकी असली मलाई चीन ने खाई है। पाकिस्तान में लोगों को नौकरियां मिलने का दावा किया गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। शुरुआत में दावा किया गया था कि इस प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान के लोगों को फायदा मिलेगा। हालांकि ये दावा गलत साबित हुआ। नतीजा ये रहा कि बलूच अलगाववादी संगठन बीएलए ने सीपैक के प्रोजेक्ट्स पर कई हमले किए। रविवार को ही पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा राज्य के बाजौर में आतंकी हमले में 44 लोगों की मौत हो गई। उधर इटली भी चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना में शामिल होने पर पछता रहा है। इटली के रक्षा मंत्री गोइडो क्रोसेटो ने कहा है कि 4 साल पहले चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना में शामिल होना जल्दबाजी में लिया गया और तबाह करने वाला फैसला था। उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश के निर्यात को उम्मीद के मुताबिक बढ़ावा नहीं मिला। दरअसल चीन को तो बेल्ट एंड रोड परियोजना से फायदा हुआ, लेकिन इटली को कोई फायदा नहीं हुआ। यही वजह है कि इसी साल मई में इटली की नई प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संकेत दिए थे कि इटली इस समझौते से बाहर निकलना चाहता है। दरअसल पीओके से गुजरने वाला सीपैक 3000 किलोमीटर लंबा रास्ता है, जिसके जरिए चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जुड़ता है। चीन को इस प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि ग्वादर बंदरगाह के जरिए चीन खाड़ी देशों और अफ्रीका से सीधा जुड़ सकता है। इसके साथ ही वो हिंद महासागर तक सीधे पहुंच सकता है। ये रास्ता क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके से गुजरता है, इसीलिए भारत शुरुआत से ही इसका विरोध करता रहा है। लेकिन पीओके के जरिए चीन और पाकिस्तान की साजिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो चीन अपनी चालबाजियों से नाकाम नहीं है, कहीं ना कहीं बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है। और जिस तरह से अगर देखा जाए तो पाक का एक बार फिर से सहारा लिया जा रहा है। चीन फिर से पाक का सहारा ले रहा है, लेकिन अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि इससे भारत कैसे इफेक्ट होगा, कैसे प्रभावित होगा। इसको समझने की आज हम कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मंजू सेठ जी हैं, पूर्व राजनयिक है। बहुत स्वागत है मंजू जी आपका। और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन BN झा साहब हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ है, आपका भी बहुत स्वागत है। मंजू जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। पाक और चीन क्योंकि सीपैक की 10वीं सालगिरह मनाएंगे और पाक चीन ने सीपैक के दूसरे चरण के लिए भी 6 समझौतों पर, 6 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसे कैसे देखते हैं? जैसे आपने बताया कि ये 6 एग्रीमेंट के ऊपर अभी एग्रीमेंट के ऊपर साइन हुआ है और
जो इनका प्रोजेक्ट चल रहा था सीपेक का, जो पहले फोकस उस पे था इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर पे एक्सेट्रा, अब वो कह रहे हैं फोकस होगा एग्रीकल्चर पे और आईटी सेक्टर पे। और एक ये नया एक उसको एनर्जाइज करने के लिए एक ये नए समझौते किए गए हैं ताकि उनका जो प्रोजेक्ट है, सीपीईसी का प्रोजेक्ट है, वो बिल्कुल कंप्लीशन पे जाए और हर एक एस्पेक्ट को कवर करे। लेकिन हम देख यहाँ पे जिस लेवल पे जाना चाहिए था इनका सब सारा जो प्रोग्रेस होना था वो हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी वो आगे चलना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान और जैसे उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, शहबाज शरीफ ने, कि हमारी एक आयरन ब्रदर्स की तरह हम हैं और हमारी बहुत पक्की दोस्ती है और हम शेयर एक हमारी डेस्टिनी के साथ हम उनके साथ चलेंगे, चीन के साथ, और हम चीन का ही मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अपनाएंगे। तो एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कही है उन्होंने, क्योंकि अभी तक उनका जो डेवलपमेंट मॉडल था वो बहुत यूएस और दूसरी कंट्रीज से इन्फ्लुएंस था। तो अभी बिल्कुल कह रहे हैं हम चाइनीज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को अपनाएंगे। और साथ ही में चीन ने भी बहुत ही अपनी जो इंटरेस्ट है और अपना जो वहाँ पे वो इन्फ्लुएंस है वो और बढ़ाने के लिए एक ये नया प्रोजेक्ट, एक और प्रोजेक्ट पे साइन हो रहा है। और साथ ही में जो इनके जो वाइस प्रीमियर आए हैं उनकी आपस में जो हम देखें बातचीत जो हुई है, वो एक रेलवे को भी अपग्रेड करेंगे, सब जगह अपग्रेड करेंगे। और साथ ही में काराकोरम हाईवे के ऊपर भी बात हो रही है जो पीओके के थ्रू भी जाता है। और हमने ऑब्जेक्शन भी प्रकट किया है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसको कोई भी तवज्जो नहीं दिया है। तो इंडिया को भी प्रेशर थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा कि आप इंडिया की टेरिटरी से मत जाइए, अपना जो करना है अपनी कंट्री में करिए। जो ये टेरिटरी है इससे आप नहीं जा सकते, कर सकते हैं अपना जो भी अलाइनमेंट करना है या जो भी कंस्ट्रक्शन करना है। लेकिन ये जो विजिट है ये ऐसे मौके पे आ रही है जब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है बहुत ही डामाडोल है और अभी मुश्किल से आईएमएफ के जो लोन्स हैं वो उनको लोन जो एक मिलना था ट्रांच वो मिल चुका है। लेकिन पाकिस्तान को की इकोनॉमी जो जिस हालत में है, तो चीन ने आके अपना जो रोल अदा किया है, उनकी जो लोन को भी रोल ओवर किया है पहले वाले जो हैं, और ये अपना जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस है। ठीक है मंजू जी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि अगर विरोध जता तो रहा है भारत, लगातार विरोध इसका कर रहा है, और ये भी कैसे तय हो, ये भी कैसे मान ले चीन कि हम आपके क्षेत्र में आ रहे हैं या आपके क्षेत्र में दखल अंदाजी कर रहे हैं, ये तो पहले तय तो होना चाहिए। ये भी एक बड़ा सवाल। अगर हम ये कहते हैं कि पीओके हमारा है तो हमारे कहने से वो मान जाएगा क्या? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल, हमें और उनके साथ थोड़ा दबाव डालना पड़ेगा और अपना कोशिश करना पड़ेगा कि पीओके की जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाए। वो बार बार जम्मू कश्मीर की बात करते चले जाते हैं, लेकिन हमने और ये इनको पता है कि उन्होंने ऑक्यूपाई किया है, इलीगली ऑक्यूपाई किया है। ये बहुत पार्टीशन के टाइम पे, इंडिया के जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत ही हमारा ही हिस्सा था। लेकिन हमने ओवर द इयर्स आई थिंक ज्यादा विरोध नहीं जताया, तो इसकी वजह से अब ये थोड़ा सा वो बिल्कुल सेटल हो गया है और वो अब मानने को तैयार नहीं है और बातचीत उस पर करने को राजी नहीं है। लेकिन हमें बिल्कुल अपना प्रेशर डालना पड़ेगा, लेकिन फोर्सफुली या कोई वॉर के थ्रू मुझे लगता है इसका समाधान नहीं होगा। प्रेशर डालना पड़ेगा। झा साहब, ठीक है मैम, मैं आती हूँ। झा साहब, सवाल इस बात को लेकर, देखिए अभी मंजू जी ने कहा कि देखिए प्रेशर डालना पड़ेगा और प्रेशर डालना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या होगा? कैसे जो प्रेशर है वो डाला जाएगा? कैसे इसका प्रोसेस क्या रहेगा? क्या प्रोसेस रहेगा इसका? नेहा जी, मंजू जी एक्स डिप्लोमेट हैं। डिप्लोमेट कम बोलते हैं और उनके छोटे छोटे शब्दों में काफी मीनिंग होता है। बिल्कुल, इन्होंने कुछ मीनिंग तो जाहिर किए हैं, लेकिन देखिए जिस चीज को लेके पीओके, नेहरू जी ने ये गिफ्ट दिया हुआ पीओके पाकिस्तान को, नेहरू जी ने गिफ्ट दिया हुआ अक्षय चिन चीन को। अब ये दोनों एरिया ऐसे हैं जहाँ से कि भारत लगभग हाथ धो चुका था, क्योंकि हमारे संसद में भी बिल पास हुआ है, एक्ट पास हुई है कि ये पीओके जो है भारत का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ एक्ट पास कर देने से नहीं होगा, उसके ऊपर हमने कार्रवाई क्या की है? जो 56 के बाद 50 के बाद जितने दशक गए हैं, इसमें हमारे एक्शन क्या हुए हैं? निल, जीरो।
तो इससे ऐसे काम नहीं होता है। अभी हाल के दिनों में जिस तरह से हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैं, इन्होंने अब बोलना शुरू किया हुआ है। हम लोगों ने भी बहुत प्रतिक्रिया जारी की है बहुतों चैनल्स पे कि अभी तक भारत चीन का वन चाइना पॉलिसी क्यों मान रहा है, क्यों? अब आज के दिनों में थोड़ा थोड़ा लगता है, थोड़ी थोड़ी सुगबुगाहट हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कि हाँ, हम वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ भी बोले, क्योंकि जहां तक चीन का सवाल है वो आपको इग्नोर करेगा। वो अभी भी जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं इनको वो सेपरेट वीसा वो इशू करेंगे, लेकिन हम ट्रेडिशनली दशकों से हम इस पे चुप रहे हैं, इसीलिए वो करते आ रहे हैं। अब जैसे मंजू जी ने कहा, आवाज उठाएंगे, डिप्लोमेटिक तौर से आवाज उठाएंगे और सशक्त आवाज उठाएंगे। देखिए, आज के दिन में भारत जो भी बोलता है विश्व समुदाय उसका संज्ञान लेती है, तो ये आवाज अब भारत को उठाना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को उठाना पड़ेगा। और जहां तक ये सीपीईसी का सवाल है मंजू जी, मेरा दो तरह का सोचना है। एक तो अभी तक जो हो चुका है फेज 1 में ये रोड बनने थे, और इस रोड बनने से लेके चीन को, पाकिस्तान को और भी कुछ स्टेट्स हैं जिनको कि बहुत फायदे होने वाले थे, वो फायदे तो हुए नहीं। ये प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल वो भंवर में लटका हुआ है। इससे पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि आज के दिन में पाकिस्तान सीपीईसी को ही लेके बहुत बड़ा जो लोन डेप्ट है, जो ऋण का जो डेप्ट है, इसमें फंसा हुआ है। इस ऋण को वो चाइना को दे नहीं सकता, क्योंकि इस सीपीईसी प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं हो रहा है। दूसरी, ये जो फेज 2 अभी चल रहा है, ये एक्चुअली सीपीईसी नहीं है। ये सीपीईसी के चलते जो बाकी फायदे होने वाले थे पाकिस्तान को भी और चीन को भी, जैसे ग्रामीण इलाकों में रूरल डेवलपमेंट होना था, रेलवे डेवलपमेंट होना था, उनका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने वाला था, ये सब चीजें रुक गई थी, क्योंकि सीपीएससी फेज 1 का ही कोई फायदा उनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो फेज 2 आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब फेज 2 को आगे बढ़ाने के लिए चाइना को इन्वेस्टमेंट और करना होगा पाकिस्तान में। और चाइना इन्वेस्ट क्यों करे पाकिस्तान में, जबकि आज के दिन में जो जहां जहां पे सीपीईसी का प्रोजेक्ट है, जैसे बलूचिस्तान में है या पीओके में है, यहाँ तो उनके आतंकवादी चीनियों के ऊपर में अटैक कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो जब आतंकवादी आपके चीनियों को मार रहे हैं, सीपीईसी प्रोजेक्ट वालों को मार रहे हैं, तो क्यों इन्वेस्ट करेंगे? हाँ, चीन के ऊपर में ये प्रेशर था कि जब उन्होंने इनिशियली जब प्लान बनाई थी, तो उन्होंने 3 फेजेस के प्लान बनाए थे। फेज 1 में रोड बनेगा, फेज 2 में जो उनका आंतरिक विकास होना चाहिए वो होगा। तो पिछले 10 साल से ये आंतरिक विकास वाला जो प्रोजेक्ट था फेज 2, ये भंवर में पड़ा हुआ था। तो उसके ऊपर में आज कुछ बातचीत हो रही है। शुरू कब होगा वो भगवान जानता है, लेकिन ये होना लाजमी था। लेकिन मैं फिर से आपको वहीं वापस लेके आता हूँ, ये भारत की जमीन है। पूरा जो लद्दाख, जेएनके और लद्दाख जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया था, अगर प्रधानमंत्री जी ने जल्दीबाजी में अपने रेडियो पे आके अनाउंस नहीं करता कि हमने सीज फायर कर दी है, तो हमारी जो सेना है पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर को वापस ले लेती। लेकिन वो नहीं हुआ, और उतना ही नहीं, उसके बाद से पूरा का पूरा मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। ठीक है सर, आप तो ये कह रहे हैं कि देखिए भारत की जमीन है, केंद्रीय गृह मंत्री भी इस बात को कहते हैं कि अब बारी पीओके की है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर चीन की दखलंदाजी इतनी ज्यादा इस क्षेत्र में बढ़ेगी, तो पीओके को हासिल करना कितनी बड़ी बात हमारे लिए हो जाएगी और चुनौतियां कितनी बढ़ जाएगी। जरा सा हम बात कर रहे हैं सीपैक की, और इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मंजू जी, जिस बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले किया जा रहा था और झा साहब ने किया था, वही सवाल मेरा है कि आखिर दखल अंदाजी अगर चीन की बढ़ती जाएगी पीओके में, और हम कहते हैं जी पीओके तो हमारा है, ये कैसे तय होगा? और दूसरी बात ये कि जब हम इसको वापस लेने की बात करते हैं, या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि अगला कदम हमारा पीओके को लेने के लिए होगा, तो क्या अगर इस तरह की दखल अंदाजी चीन की उस क्षेत्र में बढ़ती है, तो वो चुनौतियां भारत के लिए और ज्यादा बढ़ जाएगी? बिल्कुल, हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा अगर चीन ने वहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया। और क्योंकि वो जो उनके चाइनीज शिनजियांग तक लिंक कर रहा है, तो वो आपस में वो अगर लिंक बन जाएगा तो अपने फौज को बहुत जल्दी से वहाँ पे मूव कर सकते हैं।
लेकिन साथ में ये भी है कि हमें थोड़ा इंडिया को भी, मुझे लगता है, प्रेशर, जैसे मैंने कहा, डालना पड़ेगा तिब्बत को लेकर। और तिब्बत भी इंडिपेंडेंट था, और थोड़ा ताइवान के ऊपर भी, जैसे आपने कहा, वन चाइना पॉलिसी जो हम फॉलो करते हैं, तो हमको अपना रीथिंक करना पड़ेगा जो अप्रोच है अभी तक, अगर चीन ऐसे बातचीत से नहीं माना। और थोड़ा इकोनॉमिक प्रेशर भी डालना होगा, क्योंकि इकोनॉमी इस वक्त हमारी जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो बहुत ही चीन के फेवर में है, और हमें उसको बदलना होगा और अपने जो इम्पोर्ट्स हैं वहां से कम करना होगा, जो चाइनीज इकोनॉमी को हार्म करेगा, जो उसके ऊपर वो एक प्रेशर डालेगा, तभी वो अपना रवैया बदलेगा, नहीं तो चीन ऐसे रवैया बदलने वाला नहीं। जी, अब पता चल रहा है कि सीपेक के खिलाफ पाकिस्तान में ही असंतोष बढ़ रहा है, और पीओके से गुजरने वाले सीपेक का प्रोजेक्ट पर कई आतंकी हमले भी हो चुके हैं। ऐसे में इटली भी कह रहा है कि वो भी जल्दबाजी में उसने भी ये फैसला ले लिया, अब उसको भी अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। अब सवाल मंजू जी इस बात को लेकर भी है कि ये जो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, दूसरे चरण की भी शुरुआत की गई है, ये आगे क्या उस शिद्दत के साथ बढ़ पाएगा जो सोच के साथ ये आगे बढ़ाया गया था भारत और जो पाकिस्तान और चीन है उसने? ऐसे लग तो नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी जितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है, और जो ग्वादार पोर्ट से उन्होंने सोचा था कमर्शियल पोर्ट बनेगा और बहुत उसका इनकम आएगा, वो तो हुआ नहीं है। एम्प्लॉयमेंट लोकल करेगा, वो भी नहीं हुआ है। और वहाँ इंस्टेड, और उन्होंने कहा था लोकल वर्कर्स को यूज करेंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम उन्होंने यूज किया है। और वहाँ चीन से कहते हैं 60,000 से ज्यादा उनके वर्कर्स वहाँ पे हैं, और वो जो नॉर्मल चीन की पॉलिसी रहती है वहीं छोड़ के उनको चले जाते हैं। उनको वापस चीन कहेंगे मेंटेनेंस के लिए चाहिए, जो भी कारण है, जो भी वो बताते हैं, वो वहाँ छोड़ के जाते हैं। हर कंट्री में उनका यही अप्रोच रहा है, अपने वर्कर्स लाते हैं, अपने वहाँ छोड़ के चले जाते हैं, और लोकल एम्प्लॉयमेंट बहुत कम सेव करते हैं। तो इसलिए वहाँ पे पाकिस्तान में भी रोष बढ़ रहा है। वहाँ के काफी जो आम जनता है, और हमने देखा बलूचिस्तान में भी वहाँ के लोगों ने कहा कि ये तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारे सारे मिनरल्स को, और हमें क्या मिल रहा है इसको। बिल्कुल, तो इसलिए रोष वहाँ पे भी बढ़ रहा है। ठीक है जहाँ साहब, सवाल इस बात को लेकर भी, हमने देखा कि इमरान खान जब थे तब इतना ज्यादा तेजी नहीं थी इस प्रोजेक्ट को लेकर, जैसे ही वो हटे, शहबाज शरीफ आए, उसके बाद इस प्रोजेक्ट ने तेजी पकड़ ली। ये क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एकदम तेजी पकड़ी? दूसरी बात ये कि सीपैक के जरिए हिंद महासागर तक सीधे पहुंच चीन बनाने की कोशिश कर रहा है, और बन भी जाएगी अगर इस तरह के काम आगे चलता रहा तो भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान और चीन की जो ये साजिश हो रही है, अब भारत उससे और किस तरह से इफेक्ट होगा? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। सबसे पहले ये कि जो इंफ्रा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप हो गई है, रोड ऑलरेडी बनी हुई है, तो जिसको भी इससे मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट लेनी चाहिए वो है पाकिस्तान और चीन। लेकिन इससे बेनिफिट नहीं मिल रही, क्योंकि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इनके खिलाफ हैं, और इसीलिए इतनी सारी जो अटैक्स हुई हैं वो हुई हैं। आज के दिन में आप ये भी जान लीजिए कि कोई भी तीसरा कंट्री, कोई भी दूसरा कंट्री अगर पाकिस्तान से अपना ट्रांजिट करना चाहेगा, तो पिछले के दशकों में हमने देखा होगा कि यूएस के ट्रूप्स पे जो वहाँ के जिहादी हैं उन्होंने अटैक की है जब वो अपना सामान लेके अफगानिस्तान जा रहे थे। तो पाकिस्तान का रोड किसी के लिए भी सेफ नहीं है। वहाँ पे जिहादी तंत्र जब तक है तब तक कोई भी वहाँ पे सेफ नहीं है। तो इसलिए अगर कोई उससे अपना बेनिफिट ड्रॉ करना चाहता है तो ये वो भूल जाए। और इसीलिए ये जो 10 साल की डिले हुई है फेज 2 को शुरू होने में, इसीलिए हुई है क्योंकि चीन ने भी इसके ऊपर में सोचना छोड़ दिया था कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना जो है वो 9 के बराबर है, उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन जैसे आपने देखा है कि पाकिस्तान अपने 2 द्वीप चीन को दे दिए हैं। सिंध के 2 द्वीप हैं जो कि जो समुद्र में मिलते हैं, तो 2 द्वीप उन्होंने जो इंटरेस्ट जो मिल रहा था CPAC से जोड़ना था उसके बदले में लीज पे दिए हुए हैं। इसी तरह से आगे के दिनों में चीन संभव ये सोच रहा है कि अगर वो वहाँ पे इन्वेस्ट और करेगा तो अगर इंटरेस्ट ना भी मिलेगा तो पाकिस्तान सरकार को वो मजबूर कर देगी कि हिंद महासागर में जहाँ पे भी और उसके द्वीप हैं या और जमीन है या फिर POK में कहीं पे जो हाई मिनरल जो माउंटेन्स और हिल्स हैं वो एरिया को लीज पे लेने की वो सोचेगा। देखिए जब हमने सिर को उखल में डाला है तो मूसल का डर क्या। देखिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी
अपनी सिर जो है वो वो उखल में रख दिया है उन्होंने, जो अपनी फौज को पीओके को पूरा लेने से मना कर दिया। उन्होंने जो चीज फायर भी डिक्लेयर कर दिया, ये उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने अक्षय चिन्ह दे दिया हुआ है। तो जब ये चीजें पास में हुई हैं, जब ये घाव हमें मिले हैं, तो इसका जो पेन जो है वो तो लेना ही पड़ेगा। आगे के दिनों में अपनी सेना जो है वो आज से लगभग 1 साल पहले अपनी स्टेटमेंट दी है कि जहां तक पीओके को लेने का सवाल है, सेना अपने मन में प्लान बनाए हुए है, कागज पे प्लान बनाए हुए है, धरातल के प्लान को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो भारत सरकार के अधीन में है। अगर भारत सरकार आज के दिन में कहेगी कि जहां हाँ आप पीओके को वापस ले लो, तो सेना तैयार है। लेकिन याद रखिए मंजूरी, सेना के भी जवान जो है उनकी लेकिन सर अब समझना होगा कि अगर पीओके को लेना है तो न सिर्फ पाकिस्तान से लड़ना होगा बल्कि चीन से भी फिर लड़ना होगा। तो हमारे लिए चुनौतियां जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी और इतना आसान तो नहीं कहा जा सकता फिर पीओके को वापस लेना। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने वक्त निकाला। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।